हेलो क्लास 10th। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं या जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन समझने के पहले रेखीय आवर्धन क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो लिखिए, इसकी परिभाषा पहले लिख लिया जाए सबसे पहले, क्योंकि परिभाषा में भी पूछा जा सकता है, कंफर्म नहीं है बट पूछा जा सकता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष से नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। देखिए, अगर हम बात करें रेखीय आवर्धन की, तो रेखीय आवर्धन जो है वो हमारी एक प्रकार का अनुपात है। ये हमारा क्या है? ये हमारा एक प्रकार का अनुपात है जो हमें बताता है कि वस्तु का जो लंबाई है प्रतिबिंब के लंबाई में क्या परिवर्तन, या वो बढ़ा या घटा। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं जो गोलीय दर्पण होते हैं उसमें एक स्थिति छोड़ के, अब ये कौन सी स्थिति आप बताएंगे? थोड़ा सा हम लोग अपने बैक के वीडियोस में चलते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। जब हम लोग ने उत्तल पे और अवतल पे स्थितियां पढ़ी थी, तो अवतल पे हमको टोटल 6 स्थितियां मिली थी, मतलब 6 स्थान पे हम वस्तु को रख सकते थे और 6 स्थितियां मिली थी। और उत्तल की बात करें तो उत्तल पे 2 स्थितियां मिली थी। उनमें से केवल एक स्थिति ऐसी थी जिसमें वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई सेम थी या समान थी। वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई समान थी। अब आप लोग इसको कमेंट में बताएंगे कि वो कौन सी स्थिति थी और किस दर्पण पे थी। क्वेश्चन नोट करिए इसको। अगर आप लोग क्वेश्चन की तरह लिखना चाहे तो क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए, उस स्थिति को बताइए जब वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई समान हो तथा वह किस दर्पण पर बनेगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मे बी वो 1 नंबर में या बहुविकल्पी में आ सकता है, या फिर 2 नंबर या 4 नंबर। 4 नंबर में अगर इसमें थोड़ा सा चेंज होगा तो वो कह देगा कि इस स्थिति को हमको बना के भी दिखाइए। तो 4 नंबर में आएगा तो इसमें इसको बना के भी दिखाना पड़ेगा, 2 नंबर में सीधे सीधे पूछ लेगा और 1 नंबर में टिक करने को देगा। तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में हमको बता दीजिएगा कि वो कौन सी स्थिति है जब वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई समान होती है तथा यह किस दर्पण पे
बनता है। सफा किया जाए इसको। चलिए, तो आ जाते हैं फिर से अपने टॉपिक पे, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन जो होता है ये एक प्रकार का अनुपात होता है जो हमें बताता है कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। क्लियर है? हम रेखीय आवर्धन को m संकेत से लिखते हैं। रेखीय आवर्धन m बराबर जो होता है ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग h डैश से लिखते हैं, बटे अनुपात अगर हम कोई भी चीज का निकालते हैं तो बटे में होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, जिसको हम किससे लिखते हैं? h से। अब अगला क्वेश्चन इसमें बताइए, क्या इसका कोई मात्रक होगा या इसका कोई यूनिट होगा? तो देखिए, आप एक चीज ध्यान रखिए कि कहीं भी कोई भी चीज का अगर अनुपात होगा, कहीं भी किसी भी चीज का अगर अनुपात होगा या अनुपात की बात करेंगे तो किसी भी अनुपात का कभी कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अनुपात जो होता है वो हमेशा सेम चीजों में निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम प्रतिबिंब की लंबाई पाए 2 सेंटीमीटर और वस्तु की लंबाई है 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में एक दूसरे को कह सकते हैं कैंसिल कर देते हैं। इस कारण से इसमें कोई जो भी अनुपात होगा या किसी भी अनुपात की अगर हम बात करेंगे तो अनुपात में कोई भी मात्रक नहीं होगा। तो लिख लीजिए, इसका कोई मात्रक नहीं होता। मतलब जब भी हम रेखीय आवर्धन की बात करेंगे, जब भी हम इसका अनुपात लिखेंगे, इसका कोई भी मात्रक हमें नहीं मिलेगा। ये कंफ्यूजन मत रहिएगा कि हमने 2 और 2 को काटा, 2 और 1 को काटा और बगल में फिर जो अनुपात आया वो 2 सेंटीमीटर कर दें, वो केवल 2 आएगा। क्लियर है बात? अब देखिए, रेखीय आवर्धन से कुछ तथ्य हमको और समझने हैं, इसको सफा कर दें। इसको भी हटाएं। चलिए, अब जैसे मान लेते हैं m का जो मान आया है वो 1 आया है। देखिए, 3 केसेस हो सकते हैं, यहां पे 3 केसेस ही हमको डिस्कस करने हैं कि जब m का मान 1 आया हो, जब m का मान 1 से ज्यादा आया हो और जब m का मान 1 से कम आया हो। टोटल 3 केसेस हैं। तो क्या होगा? जब m का मान 1 आया है, इसका मतलब होगा वस्तु की लंबाई, एक काम करते हैं, इसको और छोटा करके लिख देंगे। अभी देखिए, वस्तु की लंबाई को हम किससे दिखाते हैं? वस्तु की लंबाई को हम लोग h से दिखाते हैं और प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है इसको हम लोग h डैश से दिखाते हैं। तो वस्तु की लंबाई h और प्रतिबिंब की लंबाई h डैश। क्लियर है बात? कुछ बुक्स में या कुछ अदर ऑथर्स की बुक अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ बुक में इसको I से दिखाया जाता है और उसको O से दिखाया जाता है। तो I-O भी लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को I से, वस्तु की लंबाई को O से। डिपेंड करता है, डिफरेंट बुक में कुछ h डैश और h लेते हैं, कुछ I और O लेते हैं। दोनों लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसका मान 1 कब आएगा? इसका मान 1 तभी आएगा, देखिए m यही तो होता है, m बराबर h डैश अपॉन h।
जब ये और ये एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देंगे या खत्म कर देंगे, मतलब मान लीजिए नीचे भी 2 है ऊपर भी 2 है, 2 ने 2 को काट दिया तो बचा कितना 1, तो 1 बचा तभी तो ये होगा बराबर 1। तो इस केस में क्या होता है, h का मान जो होता है वो h डैश के मान के बराबर होता है, या वस्तु की लंबाई जो है प्रतिबिंब के लंबाई के क्या होती है, बराबर होती है। कब, जब आवर्धन बराबर 1 आता है या रेखीय आवर्धन बराबर 1 आता है। बोलो क्लियर है। दूसरा केस, I का m का मान जो है वो 1 से ज्यादा हो, m का मान क्या हो, 1 से ज्यादा हो। तो m का मान जब 1 से ज्यादा होगा तो इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से अधिक होगा। तो जब आवर्धन या रेखीय आवर्धन का मान 1 से ज्यादा हो, रेखीय आवर्धन का मान क्या हो, 1 से ज्यादा हो, मतलब 2, 3, 4, 5 या कोई दशमलव का मान में हो, तो इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो वस्तु की लंबाई से क्या होगी, अधिक होगी। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमारा h डैश का मान जो है वो 4 सेंटीमीटर है और h का मान 2 सेंटीमीटर है। तो 2 ने 4 को काटा, कितना, 2 ही तो बचा। क्या सेंटीमीटर लिख सकते हैं, बोलिए। m क्या 2 सेंटीमीटर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो रेखीय आवर्धन है वो क्या है, अनुपात है। और कभी भी हम लोग कोई भी मैथ्स में या कोई भी फिजिक्स, देखिए अनुपात का यूज 2 ही जगह होगा, केमिस्ट्री में भी कुछ पोर्शन में आएगा, बट कभी भी ये चीज ध्यान रखिए, जब भी हम अनुपात की बात करेंगे तो अनुपात में कभी भी कोई भी मात्रक नहीं आएगा। क्लियर है बात, मात्रक आ ही नहीं सकता, तो ये हमेशा एक संख्या ही रहेगी। हो गया। अब लास्ट केस की बात करेंगे, जब रेखीय आवर्धन या m का मान 1 से कम हो। 1 से कम हो इट मीन्स दैट कि वो माइनस में हो या 1 से कम हो। क्लियर है। तो इसमें क्या होगा, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई से अधिक होगा। जब m का मान 1 से कम आ जाए, m का मान क्या हो जाए, 1 से कम आ जाए, तो इस केस में क्या होगा, वस्तु की लंबाई, देखिए 2/4, जैसे हमने यहां पे एक एग्जांपल के लिए लिया 2/4, 2/4 है बेटा यहाँ पे, तो इसको हम जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। और 1/2 जो होता है वो आप भी जान रहे हैं कि जो 1/2 है वो 1 से तो कम है। 1/2 जो है वो क्या है, 1/2 जो है वो 1 से हमारा कम है। इस कारण से यहाँ पे वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई से क्या होगी, अधिक होगी। क्लियर है। देखिए इन चीजों को अब थोड़ा थोड़ा देखते चलिए, क्योंकि अब क्या है, हमारा जो प्रकाश चैप्टर वो लगभग पूरा खत्म हो चुका है। अब हमको करना क्या है, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, या हो सकता है अभी भी थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल की बात कर लेंगे, तो अब जो हमारा टॉपिक अपकमिंग है उस टॉपिक पे हम लोग को केवल लेक्चर्स में न्यूमेरिकल करने हैं। और एक चीज ये ध्यान दीजिए कि फिजिक्स बिना न्यूमेरिकल के कभी कंप्लीट नहीं होता है। लोगों को लगता है कि थ्योरी से काम हो जाएगा। देखिए 10th का सिलेबस और 12th के सिलेबस में अंतर होता है। 10th का आप लोग का सिलेबस रहे तो 10th के सिलेबस में थ्योरी का पार्ट होता है, देख, बट इन केस वही अगर आप 12th में जाएंगे तो न्यूमेरिकल का पोर्शन बहुत बड़ा होगा, अगर आप लोग साइंस साइड लिए हैं तो ये चीज अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि अगर आप लोग को 11th के बाद पीसीएम या पीसीबी स्ट्रीम लेना है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पीसीएम, पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आपको जो भी स्ट्रीम लेना है इस चीज के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा कि वहां पे आपको न्यूमेरिकल को फेस करना ही करना पड़ेगा।
देखिए कोई भी बच्चा पढ़ने में बेकार नहीं होता, ये चीज समझ लीजिए। दिक्कत यहाँ पे ये होती है कि वो अपना स्ट्रीम सही से नहीं चुन पाता है। कुछ बच्चों को मैथ्स नहीं आती है लेकिन तब भी जबरदस्ती वो मैथ्स लेके चलते हैं। देखिए अगर आप मैथ्स लेके चलोगे, आपको मैथ्स नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है नंबर आपका गड़बड़ आएगा। ये चीज तो हो ही नहीं सकती कि अगर आपको लगता है कि भाई आप मैथ्स लेके चल रहे हैं, कोई चमत्कार होगा, भगवान ऊपर से आएंगे कहेंगे 10 नंबर फ्री में ले जाओ। ऐसा थोड़ी, भगवान के पास इतना टाइम थोड़ी है। बहुत से लोग हैं उनको बहुत कुछ काम करना है। तो ये चीज अपने माइंड में कब करके रखिए कि अगर आप लोग को 10th के बाद मैथ्स स्ट्रीम या बायो स्ट्रीम लेना है तो न्यूमेरिकल करना है, और बेसिक्स यहीं से शुरू है। क्लास 9th में भी आप लोगों ने न्यूमेरिकल किया होगा, बट 10th में ये फिर से आ गया है। और 10th में हम लोग इसीलिए हर कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं कि जितने भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, क्योंकि अभी जब हम लोग 12th में जाएंगे तो 12th में फिर से प्रकाश आएगा, इसी का थोड़ा बेटर वर्जन आएगा और नए नए टॉपिक्स इंक्लूड हो जाएंगे। चलिए नींद आने लगी, जल्दी से मुंह आंख खोलिए। इसको नोट कर लिए हैं, नोट करिए इसको जल्दी से। एक अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल, बहुत बड़ा नहीं, एक कोई छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कैमरा आज बहुत बाहर भाग गया है। चलिए हो गया, सफा कर दें इसको। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नोट करिए। कह सकते हैं कि ये हम लोग का क्लास 10th का पहला न्यूमेरिकल है। चलिए क्वेश्चन नोट करिए। यदि किसी गोलीय दर्पण पर हमें प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर मिले तथा 2 बार हो गया, तथा वस्तु 5 सेंटीमीटर की हो तो रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है बेटा बहुविकल्पी टाइप में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। अब बहुविकल्पी टाइप में है, कैसे क्वेश्चन बन के आएगा? बहुविकल्पी टाइप में क्वेश्चन रहेगा और इसके नीचे ऑप्शन होगा A, B, C और D। क्या क्या ऑप्शन हो सकता है देखते हैं। पहला ऑप्शन हो सकता है 3, 1, 2, 4। तो टोटल यहां पे हमने कितने ऑप्शंस दे दिए? टोटल हमने यहां पे 4 ऑप्शंस आपको दे दिए। ठीक है, अब ऑप्शंस हमको करना तो पड़ेगा, बिना न्यूमेरिकल करे तो काम होगा नहीं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे और जब हम अगर इसको 2 नंबर का हो जाएगा तो 2 नंबर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, उस 2 नंबर में हमको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो हम 2 नंबर के हिसाब से करके इधर देखते हैं। चलिए इधर आते हैं। जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो किस तरह करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हल लिखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल करने का यही तरीका है, हल, उसके बाद दिया है, क्या क्या दिया गया है देखते हैं। तो पहली चीज बेटा हमको यहां पे दी गई है प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग किस संकेत से लिखते हैं बच्चा? प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग h डैश से लिखते हैं। ठीक है, h डैश का मान कितना है जल्दी से बताइए सोच के। प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर। अगला क्या है देखते हैं, अगली चीज दी गई है वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई, अब देखिए एक चीज आपको मन में ध्यान रखना है
कि जो जो चीजें न्यूमेरिकल में हमको दिया जाए, जैसे यहाँ क्वेश्चन है तो जो जो चीजें हमको दी गई हैं, अब देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई दी गई, वस्तु की लंबाई, तो हमने उसको निकाल के रख लिया। अब पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा जा रहा है रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन को हम लोग लिखेंगे m से, m बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे टोटली देखिए अभी क्लास 10th में आपके पास टोटली 3 ही सूत्र हैं, मतलब इस चैप्टर में केवल आपको प्रकाश के परावर्तन में केवल 3 सूत्र मिलेंगे। पहला 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इसके पहले जो लेक्चर आया था इसमें हम लोग ने इस चीज को डेराइव किया था, डेरिवेशन हुआ था। उसके पहले क्या था, अगला क्या होगा, h'/h, ये 2 हो गया। इसी में एक छोटा सा और अभी आ जाएगा, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -v/u। तो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल या जब नेक्स्ट इसका लेक्चर बनेगा तब इसमें आएगा, तब हम लोग इसको बात करेंगे। तो अब देखिए हमको इनमें से क्या है, f है यहाँ पे f का तो कोई पोर्शन है ही नहीं, तो ये सूत्र तो लगने से रहा। इसके बाद इसकी बात करें तो m(h'/h), जाहिर सी बात है ये वाला सूत्र लगेगा, m बराबर h'/h। मान रख दें, h' का मान है 10, h का मान है 5, इसने इसको काटा 2, तो m का मान कितना आ गया 2। तो अगर आप इतना कर दोगे तो आपको एग्जामिनर तुरंत चेक करके 2 नंबर दे देगा। क्लियर है? और अगर ये बहुविकल्पी का टाइप होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन सी सही टिक लगाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जैसे हम लोग लिखते हैं ना कॉपी में, ऐसे 1 का, अब इसका भी कोई टाइप होगा तो 1 का, सी का 2। क्लियर है? तो आज इस लेक्चर को यहां पे इसी तरह खत्म करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का बनेगा वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा। अभी तक के जो लेक्चर थे आप लोग उसको अगर केवल देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नोट्स बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं इट डजंट मैटर। बट नेक्स्ट जो हम लोग का लेक्चर रहेगा उसमें कॉपी पेन की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो जो लोग कंजूस लोग हैं, पेन का दाम बचा रहे हैं, 3 रुपए की पेन का भी बचा लिए हैं, बहुत बच चुका है, बट नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे।